নমস্কাৰ মেজ মেলৰ মজিয়ালে আপোনাক জনাইছোঁ আন্তৰিক আদৰণি প্ৰিয় দৰ্শক এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত নতুন দিল্লীৰ নিজামুদ্দিনৰ এজন বিশেষ ব্যক্তিৰ ঘৰত আৰু সেই ব্যক্তিজন হৈছে নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কমিটিৰ মুখপাত্ৰ কংগ্ৰেছ ৱৰ্কিং কমিটিৰ সদস্য আৰু নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছৰ যি মিডিয়া সেল আছে তাৰ প্ৰচাৰ বিভাগৰ তত্ত্বাৱধায়ক মুখ্য তত্ত্বাৱধায়ক তেখেত হৈছে সন্মানীয় পৱন খেৰা আপোনালোকৰ সকলোৰে পৰিচিত পৱন খেৰা জি নমস্কাৰ थैंक यू we are thankful to you for giving us so much of time in spite of your busy schedule अच्छा लगा मुझे आप आइए अच्छा थैंक यू वेरी मच पवन खेरा जी मैं पहले आपको पूछता आई वुड लाइक टू आस्क यू व्हाई दिस ऑल दिस एग्जिट पोल वेंट रॉन्ग इसका अशुद्ध साबित हुआ देखिए मुझे आप ये बताइए कि आपको लगता था कि ये सही हो सकते हैं ये एग्जिट पोल शेयर मार्केट को और सट्टा मार्केट को खेलने के लिए होते हैं उसमें कुछ पॉलिटिशियंस भी इन्वॉल्व होते हैं कुछ शेयर मार्केट के दलाल इन्वॉल्व होते हैं और मुझे अब लगने लग गया है कि शायद कुछ चैनल्स का भी इसमें कोई रोल होगा कैसे वो अपने चैनल पे इस तरह का चलने देते हैं तो ये सब चीज़ें एक जेपीसी होनी चाहिए हम लोगों ने राहुल जी ने मांग किया कि एक जेपीसी बैठनी चाहिए ये एग्जिट पोल पे कौन कितना फ़ायदा उठाता है उस सबको मालूम पड़ना चाहिए क्योंकि एक जो छोटा शेयर में जो डील करता है रिटेलर है रिटेल बायर है उसको कितना नुकसान हुआ करोड़ों लोग तबाह हो गए एक दिन में तो इसका जांच होना चाहिए नहीं देखिए पवन जी व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एग्जिट पोल एंड शेयर मार्केट देखिए जिस दिन एग्जिट पोल आया 1 तारीख को और उसके बाद सैटरडे संडे आ गया बंद हो गया मंडे को मार्केट खुला अचानक मार्केट एकदम उठ गया तो इशारा हो गया साहब देखो एग्जिट पोल आ गया सरकार बन रही है 400 सीटें आ रही हैं ये हो रहा है वो हो रहा है चलिए ले लिया लोगों ने रिजल्ट आना शुरू हुआ मार्केट फिर से कोलैप्स किया जब मार्केट उठा तब भी लोगों ने पैसा कमाया और जब मार्केट गिरा तब भी लोगों ने पैसा कमाया और जो रिटेल बायर है उसने दोनों वक्त गंवाया FIIs उन्होंने कितना पैसा लगाया ये सबका जांच होगा तभी मालूम पड़ेगा 51% पैसा FIIs ने लगाया तो ये क्यों था कौन मिला हुआ है किसने उनको इशारा किया और कभी देश के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ राजगुरु जी कि प्रधानमंत्री इंटरव्यू देकर कहते हैं कि शेयर खरीद लेना होम मिनिस्टर अमित शाह इंटरव्यू देकर कहते हैं शेयर खरीद लेना मार्केट उठेगा प्रधानमंत्री तारीख बताते हैं कि 4 तारीख को मार्केट यूं चला जाएगा ये क्या ये तरीका ये प्राइम मिनिस्टर का काम है सेबी की गाइडलाइंस है रूल्स हैं कोई भी आदमी इस तरह की सलाह सरकार में बैठ के नहीं दे सकता जब तक कि वो ऑथराइज्ड नहीं है न प्राइम मिनिस्टर ऑथराइज्ड है न होम मिनिस्टर ऑथराइज्ड है तो ये क्या हो रहा था तो ये सब जांच का विषय इसलिए है कि जो एग्जिट पोल की कंपनीज हैं उनकी कंपनीज में का एक्सपोजर क्या है स्टॉक मार्केट ये चैनल्स जिस पे ये एग्जिट पोल्स आते हैं इनका स्टॉक मार्केट में क्या एक्सपोजर है और होम मिनिस्टर से रिलेटेड कोई कंपनियां हैं क्या बाकी जो कैबिनेट में लोग बैठे हैं उनसे रिलेटेड कोई कंपनीज हैं जिनका स्टॉक मार्केट में एक्सपोजर है ये सब बातें बाहर आनी चाहिए इलेक्शन का टाइम में तो सिर्फ 4 दिन में मिसेस नायडू चंद्रबाबू नायडू जी की वाइफ उसका कंपनी का सिर्फ 22 करोड़ का इन्वेस्टमेंट था ये 576 करोड़ बन गया आप बताइए कैन यू इमेजिन अब ये सारे फैक्ट्स बाकी सारे पॉलिटिशियंस के भी बाहर आने चाहिए चैनल्स के जो मालिक हैं उनका क्या एक्सपोजर रहा उनको कितना फायदा हुआ ये बाहर आना चाहिए ऑल दिस पीपल नीड टू नो लोगों को मालूम होना चाहिए कि एग्जिट पोल जो है ये एक रैकेट है स्कैम है बहुत बड़ा स्कैम है देश का 24 तारीख को आ रहा है पार्लियामेंट जी तो इस पार्लियामेंट में आप जेपीसी मांगेंगे बिल्कुल मांगेंगे राहुल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था स्पेशल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जेपीसी की मांग की थी हम इस मांग को पार्लियामेंट में भी उठाएंगे ये इंडिया इतनी कम वक्त मिला सिर्फ 1-2 महीना मिला इंडिया को और 2 चीफ मिनिस्टर्स वर बिहाइंड द बार्स यस In spite of that fact, how India performed so well?
आपने बात सही, सवाल बहुत सही पूछा कि 2 महीने मिले, 2 चीफ मिनिस्टर्स को गिरफ्तार कर लिया, आपका अकाउंट्स भी फ्रीज कर अकाउंट्स फ्रीज कर लिया, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हमको मदद भी करना चाहते थे उनको धमकाया गया, उनको मना किया गया कि इनको पैसे नहीं देने। तो हमारे हाथ बांधे हुए थे, हमारे पांव बांधे हुए थे, हमारे मुंह पर भी टेप लगाने की कोशिश की गई थी, फिर भी हम लड़े। और वो ताकत हमको इस देश के संविधान ने दी है, इस देश की जनता ने दी। जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले तो जो समर्थन लोगों का मिला, और उसके बाद जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकले उसमें जो मुद्दे लोगों से हमें मिले, मुझे लगता है वो समर्थन और वो मुद्दे और भारत का संविधान, इस वजह से हमारी को ये ताकत आई कि हम लड़ सके और हमारी बात लोगों तक पहुंच सकी। और जो थोड़ा बहुत कसर रह गई थी वो प्रधानमंत्री ने हमारे मैनिफेस्टो का जो प्रचार किया उसके लिए हम उनको धन्यवाद देते हैं। कैसे प्रसार किया वो आप बताइए। हमारे मैनिफेस्टो में, हमारे न्याय पत्र में मंगलसूत्र कहीं नहीं लिखा हुआ था, हिंदू मुसलमान कहीं नहीं लिखा हुआ था, मैं आपकी 2 भैंस में से 1 भैंस चुरा लूंगा ये कहीं नहीं लिखा हुआ था, मैं आपके घर के बाहर जो नल है, टोटी है, वो चुरा लूंगा ये कहीं नहीं लिखा हुआ था। प्रधानमंत्री रोज जाकर हर भाषण में हमारे मैनिफेस्टो के बारे में ऐसी ऐसी बातें, ऐसे झूठ बोलते थे। लोगों के मन में जिज्ञासा हुई, क्या लिखा है भाई कांग्रेस के न्याय पत्र में, क्या ऐसा लिखा है? तो सबने पढ़ा, हमारी बात अपने आप प्रचार हो गया। हमारे पास तो इतना पैसा था नहीं कि प्रचार कर सकते अपने मैनिफेस्टो का तो उसके लिए तो हम प्रधानमंत्री को धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारा प्रचार किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। So your preparedness was there, but there were some limitations. Everyone noticed it. So you could have prepared yourself little bit early. Why it was so late? मे बी यू आर राइट, जो आई डोंट 2 नो, महीना में जो प्रिपेयर किया वो 2 साल पहले आप कर सकते थे। संभव है, लेकिन हर चीज का एक सही समय आता है। समय आया जब हमारे बाकी सब दलों को लगा कि अब इकट्ठा आना चाहिए, और इकट्ठा आना आसान नहीं होता, उसके लिए भी मेहनत करनी पड़ती है, बार बार मिलना होता है, एक दूसरे को समझना होता है, एक दूसरे के मुद्दों को समझना होता है, मजबूरियों को समझना होता है, वो सब किया, उसमें समय लगता है। लेकिन you could have started it 2 years ago. यू आर राइट, परहैप्स यू आर राइट, वी कुड हैव स्टार्टेड। लेकिन मुझे लगता है कि जितना समय मिला उस समय में हमने अच्छा परफॉर्मिंग किया, और बहुत पहले शुरू करते तो शायद नरेंद्र मोदी बहुत कुछ करते और हमारे गठबंधन को नहीं बनने देते, क्योंकि इनके पास सारी एजेंसीज हैं, इनके पास पूरा पैसा है, इनके पास सारी संस्थाएं का कंट्रोल है। तो दुश्मन को पहले ही समझ में आ जाए कि हम क्या करने वाले हैं, उससे दुश्मन और सजग हो जाता है और अलर्ट हो जाता है। तो शायद वो भी उचित नहीं होता। यूपी, महाराष्ट्र, राजस्थान, इन तीनों राज्यों में व्हाई डिड कांग्रेस बीजेपी परफॉर्म सो बैडली? दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अब राजस्थान के अलग मुद्दे थे, अग्निवीर बहुत बड़ा मुद्दा राजस्थान में भी था, यूपी में भी था, महाराष्ट्र में भी था। किसानों का मुद्दा तीनों राज्यों में था, बेरोजगारी का मुद्दा सब राज्यों में था, महंगाई का मुद्दा हर राज्य में था, महिला सुरक्षा का मुद्दा था, दलितों के साथ जो अत्याचार होता है, आदिवासियों के साथ जो अत्याचार, वो सब राज्यों में थे। हर राज्य में एक मुद्दा कॉमन था, लोग दुखी थे, गुस्से में थे, और लोगों के मन में डर था। गुस्से में इसलिए थे कि साहब धोखा दिया हमें, 10 साल जो कहा नहीं किया। दुख इसलिए था कि धोखा जब होता है दुख होता ही है, पति पत्नी में भी आपस में कोई धोखा देता है तो बहुत दुख होता है। डर ये था कि संविधान बदल देंगे, कि जो हक है हमारे आपके एज सिटीजन्स, जो राइट्स हैं हमारे, वो खत्म हो जाएंगे, रिजर्वेशंस खत्म हो जाएंगी। तो वो सब जो डर लोगों के मन में था, जो गुस्सा था, जो दुख था, ये तीनों इमोशंस ने मिलकर ये परफॉर्मेंस आपको दी। महाराष्ट्र में दी, राजस्थान में दी, उत्तर प्रदेश में दी, गुजरात जहां आप सोच नहीं सकते थे 26 में से 26 आती थी 2 बार लगातार, वहां भी शुरुआत हो गई। कांग्रेस को 1 सीट मिली, कई सीट पे हम बड़े अच्छे परफॉर्मेंस भी किया। तो मुझे लगता है अब बीजेपी वहां से नीचे आनी शुरू हुई है, तो आते आते टाइम लगता है, लेकिन अब नीचे जा रही है। जनता की उम्मीद में ये संविधान का इशू कैसा आ गया, कैसे आ गया? पिछले 10 साल
से जिस तरह से मीडिया जो मेन स्ट्रीम जिसको हम कहते हैं उस पर किस तरह से लगाम लगा के रखी हुई है, चुनाव आयोग को कैसे कंट्रोल करके रखा हुआ है, सीएजी को कैसे कंट्रोल करके रखा हुआ है, कोई आवाज सुनाई दे जाए प्रधानमंत्री के खिलाफ, उस आवाज को बंद करने की कोशिश, आपके सामने मैं बैठा हूं, मुझे हवाई जहाज से उतार के आसाम पुलिस ले जा रही थी, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने मुझे बचाया, आसाम पुलिस तो मुझे अरेस्ट कर चुकी थी। तो ये सबके साथ हुआ। राहुल गांधी की को संसद से उनकी सदस्यता खत्म कर दी, उनको घर से बाहर कर दिया। ऐसे कई नेताओं के साथ हुआ और राहुल जी के साथ तो सबसे ज्यादा हुआ। इतने केस राहुल गांधी पर। तो उसके बाद बीजेपी के नेता बोलने लग गए कि 400 सीटें दे दो, हमें संविधान बदलना है। हम तो नहीं बोले, बीजेपी तो कभी नहीं बोला संविधान बदल बीजेपी के मैं आपको नाम बता देता हूं। अनंत हेगड़े ने सबसे पहले बोला, लल्लू सिंह जो फैजाबाद अयोध्या के अभी हारे हैं चुनाव, फिर वो बोले, अरुण गोविल बोले, ज्योति मिर्धा बोली, दिया कुमारी बोली, ऐसे अनेक इनके नेता बोलते रहे। हर बार प्रचार के वक्त बोलते थे संविधान बदलना है, संविधान बदलना है। तो हमारे कान में बात पड़ी, अरे ये तो संविधान बदलने की इनकी नीयत है। हमने फिर राहुल गांधी ने संविधान साथ में रखना शुरू किया कि इसकी तरफ कोई देख लेगा तो हम वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। लोगों को समझ में आया कि ये संविधान तो बहाना है, असली मकसद आरक्षण को और हमारे अधिकारों को मिटाना है। ये इनकी नीयत थी जो राहुल गांधी ने, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने, सबने एक्सपोज कर दिया। नाउ यू हैव क्वाइट गुड नंबर्स इन opposition. So how you are planning to bring back the institutions to the rail? यस, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। पहला प्लान हमारे नंबर्स को और बढ़ाना है। अब कैसे बढ़ाएंगे आप मुस्कुरा रहे हैं, आपको हंसी आ रही है। कैसे बढ़ाएंगे? बढ़ेगा, बढ़ने की प्रक्रिया शुरू हो गई। जिनको आप अभी एनडीए में देख रहे हैं वो हमसे भी संपर्क में रहते हैं। थोड़ा सा खुलासा कीजिए। अब आएंगे, आने वाले दिनों में और खुलासे होंगे। कई लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं और जुड़ेंगे। नंबर 2, सबसे बड़ी चिंता हम सब की यही है कि जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, पार्लियामेंट है, उसका जो एक डिग्निटी है, जो एक परंपराएं हैं, उसको रिस्टोर करना जरूरी है। वो करने के लिए हम किसी भी हद तक जाएंगे ताकि लोकतंत्र बचा रहे इस देश में। इनकी नीयत खराब है, ये लोकतंत्र को बर्दाश्त नहीं करते। पार्टी के भीतर इनके यहाँ लोकतंत्र नहीं है तो ये देश में तो लोकतंत्र बर्दाश्त करेंगे ही नहीं। आपने देखा, ये पहली बार हुआ इतिहास में, नरेंद्र मोदी अपनी पार्टी के दल के नेता नहीं चुने गए। बीजेपी की मीटिंग ही नहीं हुई पार्लियामेंट्री पार्टी की। ये तो सुब्रमण्यम स्वामी ने, क्या डर है उनको? हाँ? सीधा एनडीए। अरे आप पहले अपनी पार्टी के नेता तो बनिए, फिर एनडीए के नेता आप चुने जाएंगे। आप सोचिए डर कितना है। लोकतंत्र नहीं है उस पार्टी में, यही हम बार बार तो कहते हैं। लेकिन मेरा सवाल था इंस्टीट्यूशन का बारे में। इलेक्शन कमीशन, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, सीएजी, सीबीआई, ये इंस्टीट्यूशन जो डिजेनरेशन हो रहा है उसका अब इसलिए नहीं हो पाएगा राजगुरु जी, क्योंकि अब जो पार्लियामेंट्री कमिटीज हैं, ओवरसाइट कमिटीज जितनी हैं, उन सब में हमारे लोग हैं, रहेंगे। वो पीएससी हो या और अन्य इंपॉर्टेंट कमिटीज हो। अब वो अंधेर गर्दी जो पहले चल रखी थी 10 साल, वो नहीं चलने देंगे। हम लोग सब आवाज उठाने के लिए सही जगह पर बैठे हैं। पूरा इंडिया अलायंस के सदस्य बैठे हैं। तो अब बेलगाम होकर कोई सरकार चल जाए या कोई एजेंसी चल जाए, ये संभव नहीं है। कुछ दिन पहले रिजल्ट का बाद वन ऑफ द मिड लेवल लीडर ऑफ फ्रॉम एनसीपी पावर ग्रुप, he said that some of the MLAs and some of MPs from this Ajit Power group, they are negotiating with Sharad Power group and they are willing to come back. Again, some spokesperson from Shiv Sena, Uddhav, they said that Shinde group people are in touch with them. Rajguru ji, politics is a dynamic process. It is not a static process. जो दिखता है वो होता नहीं है और जो होता है वो दिखता नहीं। बहुत कुछ हो रहा है, अभी दिख नहीं रहा, बहुत कुछ दिखेगा। और जब वो दिखेगा तो
नरेंद्र मोदी जी की और अमित शाह जी की जो थोड़ा बहुत घमंड बचा है वो भी टूटेगा। TDP is now demanding the speaker's post. So opposition, especially Congress, has made it very clear that if TDP field a candidate, then Congress will support them. But are you sure that they will give it to TDP? They should. There should be a balance of power. And I am sure TDP would not like to surrender so completely, because today, if they surrender, they will be finished tomorrow. They know it. That's the history of the BJP. You see what they've done to the Shiv Sena in Maharashtra. You see what they've done to. हिंदी में बोलिए। आपने देखा शिवसेना के साथ क्या किया, जिनके साथ समझौता था उनको तोड़ दिया। आपने देखा कि एनसीपी को तोड़ दिया। एनसीपी तो चलिए इनके साथ कभी नहीं थी, लेकिन फिर भी उनको तोड़ा। तो भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है, आप उनको उनके सामने थोड़ा सा भी समर्पण कर दोगे तो वो आपको खत्म कर देंगे। ये टीडीपी को भी समझ लेना चाहिए। इसलिए एक सत्ता का संतुलन बना के रखना चाहिए, बैलेंस ऑफ पावर बना के रखना चाहिए। और हमें पूरी उम्मीद है कि टीडीपी अपना स्पीकर मांगेगी। TDP स्पीकर मांग रहा है, ज्यादा मिनिस्ट्री नहीं मांग रहा है। What is the story behind this? हो सकता है कि टीडीपी को लगता है ये सरकार लंबा नहीं चलेगी, अच्छा, तो वो अपने मिनिस्टर्स भी नहीं दे रहे। संभव है ये, और ये हम भी समझते हैं, आप भी समझते हैं, देश भी जानता है कि ये सरकार लंबा नहीं चल सकती। I would like to know that they are not demanding very big cabinet works. They are demanding only speaker. What is the story behind? स्पीकर अगर इनका होगा तो एक बैलेंस करना आसान होगा, नहीं तो ये लोग तोड़फोड़ मचाएंगे। ये लोग पार्टियों को तोड़ देंगे। उसको रोकने के लिए स्पीकर होना उनका आवश्यक है। डिस्क्वालिफिकेशन का बारे में तो स्पीकर ही, बिल्कुल, हाँ, हिज वर्ड इज द लास्ट वर्ड। सो पवन जी, 3 महीने का बाद इलेक्शन आ रहा है महाराष्ट्र में, झारखंड में, कश्मीर में शायद होगा, हरियाणा में होगा। इसके लिए इंडिया का प्रिपेयर्डनेस क्या है? पूरी तरह से हम लोग प्रिपेयर्ड हैं। चारों राज्यों में हमारे जो जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज हैं ऑलरेडी बैठकें कर रहे हैं, कैंडिडेट आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं, किस तरह का प्रचार होना चाहिए, क्या मुद्दे होने चाहिए, किस तरह का मैनिफेस्टो होना चाहिए, वो बैठकें शुरू हो गई हैं। हम लोग अपने बूथ लेवल पे BLAs बन चुके हैं। बूथ लेवल पे हमारी क्या एक्टिविटी होनी चाहिए, पूरा चार्ट बन गया है कि 15 दिन क्या करना है, 1 हफ्ते बाद क्या करना है। ऐसा हम लोगों की पूरी तैयारी है। पूरे इंडिया गठबंधन की पूरी तैयारी चारों राज्यों में है। जो सीट शेयरिंग का मामला है तो सबसे वो भी बैठक चल रही है, वो भी मुलाकातें चल रही हैं। ऑफिशियल बाद में हो रहा है, अनऑफिशियली मुलाकातें शुरू हो गई हैं। सो टेल मी वन बाय वन, व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन इन महाराष्ट्र? महाराष्ट्र में अभी आपको एक वेव दिखी महाविकास आघाड़ी की। विधानसभा चुनाव में वो सुनामी बन जाएगा। वो एक बहुत बड़ा सुनामी होगा जिसमें भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे जी की जो शिवसेना है और अजीत पवार जी का जो अगर एनसीपी अगर तब तक वहां रहे तो ये सब साफ हो जाएंगे। और हरियाणा में आपने अभी रिजल्ट देखे। ये रिजल्ट विधानसभा तक आते आते और ज़्यादा मजबूत स्थिति में कांग्रेस को 2/3 बहुमत से आने में कोई नहीं रोक सकता। झारखंड में देयर इज बहुत ज़्यादा सिंपैथी है। हेमंत सोरेन जी को बिना बात के जेल में रखा हुआ है अभी तक। आपने अरविंद केजरीवाल को बाहर छोड़ दिया था, हेमंत सोरेन को क्यों नहीं छोड़ा? ये सवाल लोगों के मन में है, आदिवासियों के मन में है, हम सबके मन में है। और एक गुस्सा है वहां नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। वो गुस्सा आपको विधानसभा चुनाव में दिखेगा। So, during election season and before election season, many Congress leaders, they have deserted the party. They have left Congress to join BJP or to join some other party. So now, if they want to come back to Congress, what will you do? Will you take them back? आप मुझे बताइए, ऐसे वक्त पे कांग्रेस पार्टी का, राहुल गांधी का, मल्लिकार्जुन खड़गे जी का साथ छोड़ा जब राहुल गांधी अपना पसीना बहाते हुए 4000 किलोमीटर पैदल चल रहे थे।
इस देश के लिए चल रहे थे, इस देश के किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए, दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, मिडिल क्लास के लिए, व्यापारियों के लिए, उन सब के लिए चल रहे थे। उस वक्त आपने उनको धोखा दिया। 82 की उम्र में मल्लिकार्जुन खड़गे साहब मेहनत कर रहे थे, इस देश के कोने कोने में जाके कांग्रेस की बात रख रहे थे, न्याय की बात रख रहे थे, गारंटियों की बात कर रहे थे। उस वक्त उनको धोखा दिया। अब अगर उनके लिए दरवाजे खोल दें तो हमारे वर्कर क्या सोचेंगे? हमारे मन में भी गुस्सा है कि अब उस वक्त धोखा कैसे दे दिया हमारे नेताओं को आपने। मुझे नहीं लगता कि उनके लिए दरवाजे खुलने चाहिए। এইখিনিতে লৈছোঁ ক্ষণিক সময়ৰ বাণিজ্যিক বিৰতি। চাই থাকক মেজমেল। বিৰতিৰ পাছত পুনৰ ঘূৰি আহিছোঁ মেজমেলৰ মজিয়ালে, আৰু মেজমেলত আজি আমাৰ মাজত উপস্থিত নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কমিটিৰ ৱৰ্কিং কমিটিৰ সদস্য, কংগ্ৰেছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় মুখপাত্ৰ আৰু তথ্য আৰু প্ৰচাৰ বিভাগৰ শীৰ্ষ তত্ত্বাৱধায়ক পৱন খেৰা। পৱন খেৰা ডাঙৰীয়া ইতিমধ্যে প্ৰথমাৰ্ধত যিখিনি কথা ক'লে, এক নম্বৰ কথাটো হ'ল যে কংগ্ৰেছৰ বিপদৰ সময়ত যিসকল কংগ্ৰেছীয়ে দল ত্যাগ কৰি আন দললৈ গুচি গৈছে তেওঁলোকক আৰু ঘূৰাই লোৱাৰ কথা চিন্তা কৰা নহ'ব। দ্বিতীয় কথাটো তেখেতে কৈছে যে ইণ্ডিয়া এলায়েন্সে ইমান ভাল কৰিলে নিৰ্বাচনত, ইয়াৰ কাৰণটো হ'ল যে বিজেপিৰ কেইজনমান নেতাই, অনন্ত হেগড়েৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কেইজনমান নেতাই গোটেই নিৰ্বাচনৰ সময়ছোৱা প্ৰচাৰ চলালে যে সংবিধান সংশোধন কৰা হ'ব, সেইকাৰণে 400 নাম্বাৰটো সংখ্যাটো তেওঁলোকক লাগিব, 400জন সাংসদ তেওঁলোকক লাগিব। এই গোটেই সংবিধান সংশোধনীৰ বিষয়টোৱে জনগণক শংকিত কৰিলে আৰু জনগণে ইয়াৰ সঠিক প্ৰত্যুত্তৰ দিলে। আগন্তুক 4খন ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচনত মহাৰাষ্ট্ৰ, হাৰিয়ানা, ঝাৰখণ্ড আৰু জম্মু কাশ্মীৰ, এই আটাইকেইখনৰ বাবে ইণ্ডিয়া এলায়েন্সে সকলো ধৰণৰ প্ৰস্তুতি ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণ কৰিছে আৰু আসন ভাগ বতৰা পৰ্যন্ত হৈ গৈছে। চতুৰ্থ কথাটো তেখেতে কৈছে যে এক্সিট পোলত যিবোৰ সমীক্ষা আগবঢ়োৱা হৈছিল এইবিলাকৰ নেপথ্য কিছুমান ৰহস্যময় ঘটনা ঘটিছে। যেনে এক্সিট পোলৰ ফলাফল ওলোৱাৰ পিছত প্ৰথমটো যিটো ৱৰ্কিং ডে আছিল তাতে শ্বেয়াৰ মাৰ্কেট বহুত বাঢ়ি গ'ল আৰু নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ওলাই যোৱাৰ লগে লগে শ্বেয়াৰ মাৰ্কেট ডাউন হৈ গ'ল। শ্বেয়াৰ মাৰ্কেট যেতিয়া ওপৰলৈ গ'ল, বহু মানুহৰ বিনিয়োগকাৰী, বহুত বিশেষ বিনিয়োগকাৰীৰ বহুত টকা লাভ হ'ল। আনকি শ্বেয়াৰ মাৰ্কেট যিদিনাখন নামি আহিছিল, চেনচেক্স যিদিনা পৰি আহিছিল, সেইদিনাও বহুত মানুহে তাৰ পৰা লাভ উঠালে। তেখেতে কৈছে যে আগন্তুক 24 তাৰিখৰ পৰা লোকসভাৰ অধিৱেশন বহিব আৰু তেতিয়াই জইণ্ট পাৰ্লামেণ্টাৰী কমিটিৰ দাবী কৰা হ'ব যে এক্সিট পোল আৰু নিৰ্বাচনৰ ফলাফল আৰু লগত শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটৰ যি সম্পৰ্ক, যি ধৰণৰ ঘটালা হৈছে বুলি তেখেতে কৈছে, ইয়াৰ এটা সঠিক উত্তৰ পাবৰ কাৰণে এটা তদন্ত তেওঁলোকে দাবী কৰিব। पवन खेरा जी, अब मोदी सरकार को, मोदी 3.0, ये सरकार को सस्टेनेबिलिटी कैसा होगा? पहली बात, it is not Modi 3.0. It's NDA. It is NDA 3.0. Okay. If you say it is Modi 3.0, Mr. Naidu will not like it. नीतीश कुमार जी को पसंद नहीं आएगा, नायडू जी को पसंद नहीं आएगा, तो ये NDA 3.0 है, मोदी 3.0 नहीं है। अब आप कह रहे हैं सस्टेनेबिलिटी, हो ही नहीं सकती। जो आदमी कैमरा के फ्रेम में अकेला रहना चाहता है, किसी और को नहीं रखना चाहता, शेयर नहीं करना चाहता वो स्पेस, आपको लगता है कि वो सत्ता भी बांटेगा किसी के साथ? नहीं बांट सकता। जरूरत पड़े तो नहीं बांट सकता। मैं 50, 52, 53 की मेरी उम्र है, मैं अपने आप को अब नहीं बदल सकता। ये 75 ईयर ओल्ड है, ये बदल सकते हैं अपने आप को। इन्होंने जिंदगी में पिछले 25 साल में, जब से ये मुख्यमंत्री थे फिर प्रधानमंत्री बने, कभी भी सत्ता नहीं बांटी। ये अभी भी नहीं बांट सकते, आप ये लिख कर ले लीजिए। तो इफ ही कैनॉट चेंज हिज माइंड और अप्रोच, देन पार्टी विल चेंज हिम। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि वो सस्टेनेबल नहीं है मोदी। ना, सरकार तो सस्टेन होगा, रहेगा नहीं, वो नहीं हो सकता, अब नहीं हो सकता। अब भारतीय जनता पार्टी उधर से नीचे आ रही है और कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन इधर से ऊपर जा रहा है। अब वो बदल नहीं सकता। लोगों ने मन बना लिया। इस बार भी कई जगह पे काउंटिंग में गड़बड़ हुआ। हम लोग भी वो इकट्ठा कर रहे हैं, पूरा आंकड़ा इकट्ठा कर रहे हैं। बॉम्बे का एग्जाम्पल बड़ा, मुंबई का एग्जाम्पल बड़ा क्लियर है कि लाइट चली गई। तो जीतने वाले को सर्टिफिकेट देने वाले थे आप, लाइट चली गई, थोड़ी देर में आपने बोला वो हार गया।
ऐसे कई एग्जाम्पल हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं। तो ये लोगों ने अपना मूड बता दिया है, मुझे नहीं लगता कि ये कुछ बदलने वाला है। So how do you observe the role of election commission? देखिए 10 साल से हमने देखा प्राइम मिनिस्टर अपनी क्रिटिसिज्म को नहीं झेल सकते, उनकी निंदा आप नहीं कर सकते, उनसे आप क्वेश्चन नहीं कर सकते कि साहब आप चाइना पे गलत बोल रहे हैं या बेरोजगारी पे गलत बोल रहे हैं, बोल ही नहीं सकते आप उनको। एक पौधा आता है नॉर्थ में, आपको पता नहीं वहां आता है या नहीं, इट इज कॉल्ड टच मी नॉट। Touch me not. वो उस पौधे को आप टच कर देते हो, वो बंद हो जाता है। अच्छा, छुई मुई कहते हैं हिंदी में। हाँ ये तो है, नॉर्थ में, वहां भी हो गया, नॉर्थ ईस्ट में भी हो। प्राइम मिनिस्टर अपने आप को छुई मुई का पौधा बना लिया, कोई उनको टच नहीं कर सकता। वो तो समझ में आता है। चुनाव आयोग भी छुई मुई हो गया, अरे हमसे कैसे सवाल पूछ लिए। क्यों नहीं पूछेंगे साहब आपसे सवाल? हम क्या आपके गुलाम हैं? हम आपके गुलाम नहीं हैं। आप हमारी वजह से हैं, इस देश के वोटर की वजह से बैठे हैं वहां। ये देश का वोटर आपकी वजह से नहीं बैठा। अगर देश के वोटर के मन में ईवीएम पे सवाल हैं तो उठाएगा, मीडिया भी उठाएगा, विपक्ष भी उठाएगा। लेकिन ये पहली बार हमने देखा चुनाव आयोग नाराज हो जाता है, अरे हमारे साथ ऐसा कर दिया, अरे हमसे सवाल पूछ लिया। यू जॉली वेल वील आस्क यू क्वेश्चंस। तो अच्छा, और इतना चीप लेवल का शेरो शायरी पढ़ते हैं, हमको तो बड़ी दुख होता है। हम तो सोच रहे हैं कि उनको एक कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी दें और एक अच्छी शेरो शायरी की किताब भी दे दें। जब इसको पढ़िए, कम से कम शेरो शायरी अच्छा पढ़िए। Supreme Court in its directive, it has clearly mentioned that in the process of selection of election commissioners, 3 members committee should be there: the Prime Minister, the Chief Justice of Supreme Court of India, and leader of the opposition. But now they have brought a piece of legislation to the Parliament, Yes, amending the original one yes, and remove the clause of Chief Justice of India and replacing it by a representative of the Prime Minister. That is now the act. correct. So, in this 3 members committee, 2 will be Prime Minister's side and only one, the leader of the opposition, will be the opposite side. So, obviously, the choice will be there. Prime only. Minister's choice, yeah. Obvious. huh? So, now India is a strong opposition. How do you propose that this should be changed? नो दिस नीड, ये इसको तो वापस से इस पर पुनर्विचार करना पड़ेगा। आपको अगर कुछ गलत नहीं करना, चुनाव सीधे सीधे शराफत से साफ चुनाव लड़ना है, तो आपको क्या जरूरत है अपना ही आदमी बैठाने की? जी, होने दीजिए बैलेंस। एक निष्पक्ष चुनाव आयोग होगा तो आपको क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? फिर आप गड़बड़ नहीं कर पाएंगे। यही डर है ना आपके मन में। ये डर क्यों है? क्यों होनी चाहिए गड़बड़? इसलिए ये सिस्टम जो बनाया, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी एक तरह से पलट दिया। जी, ये गलत है, इसको चेंज करना चाहिए। और मुझे लगता है कि हम सबको आपस में बात करके इस पर भी कुछ करना चाहिए, हमारे इंडिया गठबंधन को। in this regard, if TDP and ZDP, would you like to talk to them also? भाई देखिए, ये सब डेमोक्रेसी के स्टेक होल्डर्स हैं। जी, इन सबका उतना ही नुकसान है या फायदा है अगर चुनाव निष्पक्ष हो तो। exactly. तो मुझे नहीं लगता कि उनको कोई प्रॉब्लम होगी। वो भी आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? So you are ready to talk with them on absolutely this ready sort to of, talk, because yes. as far as the institutions are सब concerned. बिल्कुल, ये लोकतंत्र को बचाना सिर्फ हमारी अकेले की जिम्मेदारी थोड़ी है, सबकी है। रिजल्ट के बारे में कांग्रेस बहुत they are jubilant, although the numbers are limited, but still it has now it is 199 they own and 1 join. 2 joint, 2 101. 101 हो गया. Okay. So enforcement director, the role of an enforcement director and the misuse of ED, how will you resist it? तो ऑब्वियसली इनको हम जवाबदेह बनाएंगे, इनको एक्सपोज करेंगे। जहां ऐसा लगेगा कि ये अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हैं, लक्ष्मण रेखा क्रॉस कर रहे हैं, इनको बिल्कुल एक्सपोज करना जरूरी है और हम करेंगे। वो कैसे करेंगे? संसद में करेंगे, कमिटीज में करेंगे, बाहर करेंगे, मीडिया में करेंगे, अपनी बात लोगों तक पहुंचाएंगे। जाहिर सी बात है कि इनको भी अब अपनी हद में रहना पड़ेगा, अपनी हद के बाहर नहीं जा सकते अभी।
आप मीडिया में भी करेंगे? बिल्कुल करेंगे। आप सोचते हैं कि मीडिया आपको कोऑपरेट करेगा? कैसे नहीं करेगा? उसकी अपनी क्रेडिबिलिटी खत्म हो रही है, मीडिया की विश्वसनीयता खत्म हो रही है। क्या उनको अपनी विश्वसनीयता नहीं बचानी? अभी चुनाव का रिजल्ट आए हुए 15 दिन हुए होंगे, 15 दिन भी नहीं हुए। नहीं हुए। अभी से लोगों की भाषा बदलने लग गई, लोगों को लोकतंत्र की चिंता होने लग गई वापस से। So media, they will change themselves or some others, they are bound to change. दे शुड एंड दे विल। मीडिया में कोई ऐसा नहीं होना चाहिए कि नियम और कानून से मीडिया को कंट्रोल करें, वो गलत होता है। लेकिन सेल्फ सेंसरशिप, सेल्फ करेक्शन तो मीडिया को खुद करना चाहिए और वो करेगा। In the election season and before election season, do you think that media was fair to you and you have been given optimum space in नॉट media? एट ऑल। पिछले 10 साल में हमको मालूम है हमने क्या झेला। डिबेट्स होती हैं शाम को, आप भी देखते होंगे, आपके चैनल पे होती होंगी, मुझे पूरा भरोसा है। मैं नेशनल मीडिया की बात कर रहा हूं, मैं रीजनल की बात नहीं कर रहा। नेशनल मीडिया की डिबेट्स में क्या होता है? एंकर प्रो बीजेपी, बीजेपी का एक स्पोक्स पर्सन, आरएसएस का एक स्पोक्स पर्सन, एक एक्सपर्ट, वो भी प्रो बीजेपी। 4:1। अब वो 4 लोग एक को दबाते हैं और वो जो माइक्रोफोन होता है, आवाज बंद करने का कंट्रोल भी एंकर के पास, वो भी बंद हो जाता है। आप चिल्लाते रहिए, कोई सुनने वाला नहीं। नंबर 1। नंबर 2, किस तरह के मुद्दे उठाएंगे? क्या नेहरू जी ने उस वक्त गलत किया था, उस पर डिबेट हो रही है। अब 40 साल 50 साल पुरानी बात को लेकर आप आज डिबेट कर रहे हो, वो किसको सूट करती है? झूठ सच सब कुछ आप डाल रहे हो। किसके लिए? मोदी के लिए कर रहे हो। आपको मोदी को बड़ा दिखाना है तो आप नेहरू जी को छोटा दिखाओगे। अरे मोदी को बड़ा होने दो ना, अपने आप बड़ा होने दो। नेहरू जी को छोटा दिखाकर थोड़ी मोदी को बड़ा दिखा सकते हो। कहां नेहरू जी और कहां नरेंद्र मोदी को मुकाबला है? नहीं है। टीवी को देख लीजिए, आपको लगेगा कि मोदी ही मोदी है। सूरज उगता है तो मोदी की परमिशन से उगता है। सूरज सेट होता है, सनसेट होता है, मोदी से पूछ के नमस्ते करके फिर सनसेट होता है। ऐसा लगता है आपको टीवी पे देख। तो ये हमारे साथ 10 साल हुआ, इस देश के साथ 10 साल हुआ। हमारी आवाज पहुंची नहीं लोगों तक। Did you notice any behavioral change in media in last couple of days? It has. लोगों के मन में थोड़ा अब बोलने भी लग गए हैं। एडिटर्स, एंकर्स थोड़ा थोड़ा बोलने लग गए हैं, डेमोक्रेसी के फेवर में बोलने लग गए हैं। विपक्ष को थोड़ी आवाज सुनाई दे रही है, विपक्ष को स्पेस दे रहे हैं, और ये देना पड़ेगा, नहीं तो इनकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो रही है, बिल्कुल जीरो हो जाएगी, माइनस में चली जाएगी। 370, they were expecting that 370 will be a very big issue in election. Ram Mandir will be a very big issue in election. But it didn't materialize. I'll tell you why. राम मंदिर कैसे बना? सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना। जी। एक पार्टी पिछले 70 साल से कह रही थी, 1949 जब ये सबसे पहले विवाद बना, तब से एक पार्टी कह रही थी कि कोर्ट को डिसाइड करने दो, वो थी कांग्रेस पार्टी। तब जनसंघ था, वो कहता था नहीं कोर्ट का क्या मतलब। फिर बीजेपी आई, बोले कोर्ट का क्या मतलब, ये तो फेथ है, आस्था है, इसमें कोर्ट क्या करेगा। हमने कहा नहीं, जब भी 2 लोगों में विवाद होता है कोर्ट को फैसला करने दीजिए, और जो कोर्ट कहेगा सबको मानना चाहिए। ये कांग्रेस पार्टी का स्टैंड रहा। जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, सबसे पहली बैठक कांग्रेस पार्टी ने की, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई, उसमें वेलकम किया उस डिसीजन को, और सबको अपील किया कि अब इस फैसले को मान लीजिए, इस विवाद को खत्म कीजिए। तो हम तो कंसिस्टेंट थे, हमने तो कभी अपना स्टैंड नहीं बदला। ताले खुले कोर्ट के आदेश से, मंदिर बना कोर्ट के आदेश से। जब ताले खुले सरकार हमारी थी, लेकिन कोर्ट के आदेश से हुआ। जब मंदिर बना सरकार इनकी है, लेकिन कोर्ट के आदेश से बना। तो मंदिर क्या पॉलिटिकल मुद्दा हो सकता है? भगवान राम या कामाख्या माई, ये क्या पॉलिटिक्स कर सकते हैं हम इसके नाम पर? ये तो हमारा फेथ है, हमारे दिल में है। इनके लिए भगवान राम राजनीति का मुद्दा है, हमारे लिए श्रद्धा का मुद्दा है। अब आप आइए 370 पर। तो 370 जब बना और अब तक आते आते उसके कई पॉइंट्स खत्म हो चुके थे, ऑलरेडी इंटीग्रेशन पूरी हो चुकी थी लगभग। अब इन्होंने 370 हटा के इतना बड़ा मुद्दा बनाया
वो इतना बड़ा मुद्दा है ही नहीं। क्या कश्मीर में आतंकवाद खत्म हो गया? क्या कश्मीरी पंडित वापस कश्मीर चले गए? नहीं। तो क्या फर्क पड़ा? 370 इतना बड़ा मुद्दा नहीं था जितना इन्होंने बनाया। जाहिर सी बात है उसका इनको कोई, कश्मीर में आपको पता है भारतीय जनता पार्टी 3 सीटों पे इलेक्शन ही नहीं लड़ी। क्यों नहीं लड़ी? क्या आप उसको अपना देश का हिस्सा नहीं मानते हो, या आप में हिम्मत नहीं थी वहां चुनाव लड़ने की? आपको मालूम था आप हारने वाले हो? तो ये मुद्दे नहीं थे। मुद्दे क्या थे? बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा था। 45 इयर्स का रिकॉर्ड टूटा है बेरोजगारी का। 1 घंटे में 2 नौजवान आत्महत्या करते हैं इस देश में। 2 यूथ कमिट सुसाइड एवरी आवर। ये मुद्दे हैं, लोगों के मुद्दे ये हैं। बीजेपी के मुद्दे क्या थे? 370, राम मंदिर, मंगलसूत्र, मुस्लिम, मीट, मछली, मुजरा। ये क्या मुद्दे हैं आपके? Coming back to Northeast and Assam, how do you observe the results of Northeast? सूरज कहां से उगता है? पूर्व से। तो पूर्व से जो शुरुआत हुई है, सूरज उगा है, पूरे देश में रोशनी फैलेगी। नॉर्थ ईस्ट ने रास्ता दिखाया है देश को। नॉर्थ ईस्ट ने जो रिजल्ट्स दिए हैं, देश को समझ में आया कि नहीं, असली सोच विचार के वोट देने का काम वहां हुआ है। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे इसमें देश भर में यही होने वाला है। लेकिन असम में तो अच्छा हुआ नहीं आपका। पहले से बेहतर हुआ, पहले से कहीं बेहतर हुआ। Gaurav Gogoi has become a very popular leader in all over Barak, in both the Barak and In the Brahmaputra country, in the country. That's a Yes. great news. Yes. Now, in one of my interviews, Gaurav said that he will appeal the High Command to keep them or to post them in Assam for next 2 years so that he can work in the field in his own home state. Would you like to post him in Assam? नहीं, Or देखिए अब is there any decision? वो तो पार्टी की लीडरशिप तय करेगी। लेकिन गौरव गोगोई जी ने ये जब कहा तो मुझे ये सुनकर बड़ी खुशी हुई कि मेहनत करना चाहते हैं और पार्टी को फिर से उसी स्थान पर बैठाना चाहते हैं जहां पार्टी थी आसाम में। बहुत बढ़िया जगह पर बैठी और मुझे पूरा भरोसा है कि गौरव गोगोई जैसे नेता इस पार्टी के लिए बहुत बड़े एसेट हैं, इस देश के लिए भी बहुत बड़े एसेट हैं। Again, I mean, coming back to Kashmir. Jammu and Kashmir is now president's rule, and the statehood is not there. There is no state, union territory. Union territory, yeah, that is an union territory. So, Amit Shah has once said that they will give them back the full statehood. The full statehood would be given back to Kashmir when time will come. So, being in opposition and being a strong opposition, would you demand that statehood should be given back to Kashmir as soon as possible? आप पहले मुझे बताइए, स्टेटहुड छीना क्यों? कभी आपने सुना है? ये तो सुना हमने कि उत्तर प्रदेश से एक स्टेट और बना दिया उत्तराखंड, बिहार से एक स्टेट और बना दिया झारखंड, आंध्रा से बन गया तेलंगाना। कभी आपने सुना कि स्टेट को स्टेट नहीं रहा, अब वो यूनियन टेरिटरी बन गया? कभी नहीं होता, ये तो पहली बार हुआ। क्यों हुआ? ये जवाब भी इनको देना पड़ेगा। ऐसा थोड़ा ही कि अचानक एक दिन मन आया कि 2000 के नोट बंद हो गए, 1000 के नोट बंद हो गए, जम्मू कश्मीर अब स्टेट नहीं रहेगा। क्यों? क्या कारण था बताइए? दे विल हैव टू गिव अ रीजन, नो? एंड जम्मू कश्मीर का स्टेटहुड तुरंत वापस देना चाहिए, रिस्टोर करना चाहिए। ये आवाज हम सब उठाएंगे। नहीं, ये तो असेंबली इलेक्शन आ रहा है अभी, तो अभी आपका एजेंडा में क्या है? उसका स्टेटहुड देने का बाद इलेक्शन हो। देखिए, ये एजेंडा तो हम अकेले कांग्रेस पार्टी तो नहीं तय करेगी, हमारा अलायंस पार्टनर्स भी हैं, इंडिया गठबंधन है, हम लोग मिलकर इस पे चर्चा कर रहे हैं और इस पे क्या एजेंडा होना चाहिए वो भी हम बहुत जल्दी आप सबके सामने लाएंगे। Assembly election is now upcoming. Yes. It's after 3 months it will take place. So, if you demand that it should be given back to Kashmir, the statehood should be given back to Kashmir before assembly election, I think that would be a concrete. So let the India Alliance आपस में इनको बात कर लेने दीजिए। Let's see क्या डिमांड करते हैं।
मैं अकेला यहाँ कांग्रेस को रिप्रेजेंट करते हुए तो नहीं बोल सकता कि क्या डिमांड होगी, मिलकर ही डिमांड करेंगे। So now India Alliance and the best, more particularly Congress Party, how do you prepare yourself as a strong opposition and savior of democracy? अगर मुद्दे सही उठाते हैं और मीडिया थोड़ा बहुत साथ देता है तो डेमोक्रेसी को कोई खतरा नहीं हो सकता। हम मुद्दे सही उठाएंगे, ये हम आपको गारंटी दे सकते हैं। मीडिया की गारंटी तो आपको हमें देनी पड़ेगी। लेकिन एक बात है that BJP's focus is now on OBC. Because you won the election, you were doing very well because of this Sarso Par issue. You have admitted that they will change the constitution. They may abolish the Arakshan. So that was the fear psychosis among the people. Now, look at the formation of this government. The entire ministry, as many as 42 people are from OBC community. So, they are now planning in a very different way. When there is no national narrative in an election, the caste line takes it over. इन्होंने रिप्रेजेंटेशन दे दी आपके हिसाब से, चलिए मान लेते हैं। बट अगर जो लोगों को आपने वादे किए हैं वो आप पूरे नहीं करते, आप लोगों को धोखा देते हो, तो यही लोग वापस अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाके चेहरा नहीं दिखा सकेंगे। कास्ट आपकी कुछ भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो काम करना पड़ता है। 10 साल का इनका ट्रैक रिकॉर्ड है कि इन्होंने काम करने की आदत इनको नहीं है, सरकार चलाना इनको नहीं आता, इनको सिर्फ पॉलिटिक्स करनी आती है, जो भी अब इनको उल्टा पड़ रही है। यही होने वाला है, आप निश्चिंत रहिए। हम जब न्याय की बात करते हैं, हम हर वर्ग के लिए न्याय की बात करते हैं। छोटा व्यापारी हो, मध्यम वर्ग हो, दलित हो, आदिवासी हो, पिछड़ा वर्ग हो, अल्पसंख्यक हो, महिलाएं हो, नौजवान हो, हम सबकी बात कर रहे हैं। हम तो सबके लिए न्याय की बात कर रहे हैं, मजदूर के लिए न्याय की बात कर रहे हैं। ये लोग सिर्फ अपने 2-4 दोस्त, उनके लिए न्याय की बात करते हैं, उनको लाभ पहुंचाते हैं। वो आपके सामने 10 साल में किसको कितना लाभ पहुंचा और किसको कितना नुकसान हुआ। Thank you very much, Pawan Khera ji, for Thank you. giving us so Thank much you. of time. Thank you. Thank you very much. बहुत अच्छा लगा। Thank you.